ऑल राइट, सो आवर गोल इज पीपल, हमें कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ओके, ये हमें पास करना है, राइट, इन जून 2025, विच इज रॉन्ग, हमें आना है एग्जेम्पशन, ओके। आई एम 100% श्योर कि जैसा मैं बोलता हूँ अगर वैसा आप फॉलो करोगे या 60% भी फॉलो कर लोगे, इजीली एग्जामेशन आ जाएगा, ओके। तो एग्जामेशन कैसे आ जाएगा वो मुझ पे छोड़ दो आप, ओके। 60% मार्क्स आपको आराम से आ जाएगा, एफर्टलेसली। हियर एफर्टलेसली इज द की, ओके। नेक्स्ट, अभी एग्जामेशन लाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, ओके, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग एन एग्जामेशन। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ओके। क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होता, जो मॉड्यूल में देखते हो आप, इतना बुकिश लैंग्वेज यूज किया होता है, ना तुम रीड कर पाओगे ना अंडरस्टैंड कर पाओगे, गॉड नोज हाउ आर यू गोइंग टू लर्न, ओके। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू प्रॉब्लम इज लर्निंग। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आ जाएगा, बट पढ़ाई कैसे करोगे एग्जाम के पहले, कितना सारा सिलेबस है ना, इट्स अ वास्ट सिलेबस। आई हैव सीन आई थिंक 420 वीडियोस है इन मॉड्यूल of ये corporate and economic laws, okay। So second problem is learning, the third problem is writing। conceptual clarity भी आ जाएगा आपको, learning भी हो जाएगा, बट एग्जाम में आप 100% पेपर लिख नहीं पाते हो, ओके, 80% 75% लिख पाते हो, सो वो एक तीसरा प्रॉब्लम है, ओके। now question is how am I going to solve these three problems for you, okay। so number one is people, आपके पास नोट्स है मेरे, नोट्स नहीं है आपके पास, ओके, आप बाद में ले लेना, ठीक है। तो नंबर वन पीपल इज नोट्स। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना, सो मैंने ये हाउ आई एम गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम इज, आई हैव सीन द मॉड्यूल, बहुत गंदा लैंग्वेज है वहाँ पे, समझ ही नहीं पाते बच्चे। तो व्हाट आई हैव डिड इज एक एक कंसेप्ट मैंने पढ़ के आई हैव रिटन इट इन माय ओन वर्ड्स सो दैट इजीली आप पढ़ पाओगे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज आई हैव इंक्लूडेड सो मेनी एग्जांपल्स एंड सो मेनी केस स्टडीज, रियल लाइफ केसेस, सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट विद द डॉट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आईपीओ आ रहा है, जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, आप कोई भी न्यूज पढ़ोगे इमीडिएटली आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे, ओके। तो इससे विद द यूज ऑफ केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम इज लर्निंग। वही लर्निंग कैसे करोगे बेटा जी, लर्निंग इज थ्रू माइंड मैप्स। इफ यू ऑब्जर्व माई नोट्स, लेफ्ट हैंड साइड में विल बी दी कंसेप्ट, टेक्स्ट रहेगा, एंड राइट हैंड साइड में इट विल बी अ ब्लैंक पेज, ओके। तो जो रिवाइज नोट्स है वो मे बी आपको कल मैं बोलता हूँ उनको, तो ऐसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा कंटेंट, राइट हैंड साइड विल बी अ ब्लैंक पेज। ये ब्लैंक पेज क्यों होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ माइंड मैप्स, ओके। माइंड मैप्स क्यों, बिकॉज कंटेंट पढ़ने में फॉर एग्जाम्पल आपको 5 मिनट लगते हैं, एंड माइंड मैप जब बनाते हो और एग्जाम के पहले जब रिवाइज करते हो ना, माइंड मैप पढ़ना आपको इट्स गोइंग टू टेक 1 मिनट। तो यहाँ पे योर स्पीड ऑफ मेमोराइजिंग विल इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, ओके। एंड नंबर थ्री इज राइटिंग। अब क्वेश्चन इज राइटिंग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे एक एक चैप्टर खत्म होता है, आई एम गोइंग टू मेक यू सॉल्व 6 years का क्वेश्चन पेपर, ओके। 6 years का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, टाइमर रख के सॉल्व करेंगे। आई विल इंश्योर दैट बाय मार्च 15 आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 6 years क्वेश्चन पेपर। इन केस मॉड्यूल सब चेंज हुआ है, देन आई विल मेक माई ओन क्वेश्चन पेपर, बट इंश्योर करूंगा कि एटलीस्ट आप 10 to 12 पेपर्स को सॉल्व कर ही लोगे बाय द एंड ऑफ मार्च 15, ओके। उसके बाद रिविजन, मैराथन, वो सब चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टीच पीपल। एंड यस, एंड और एक चीज I have seen on YouTube and internet की faculties are using CA and CS modules to teach CMA subjects, which is I think very wrong, क्योंकि जो concept CA में होता है वो CMA में नहीं होता है, जो concept CMA में होता है वो CA में नहीं होता है। So by watching those videos, I understood that teachers are only teaching 70% of the content ICMA के लिए, बाकी ये 30% आप पढ़ ही नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ CA and CS मॉड्यूल। वो गलती मैं नहीं करूंगा। वॉट एवर स्टडी मटेरियल आई एम यूजिंग इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन CMA मॉड्यूल, ओके। उसके बाहर से मैंने ना कुछ लिया है
हाँ कुछ अंदर से मैंने ओमिट किया है. ओके, यस. सो नाउ अभी सिलेबस पे आते हैं. इन केस आई एम गोइंग टू फास्ट, आप प्लीज मुझे हाथ ऊपर कर देना. एंड इन केस मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं एकदम खड़ूस जैसे बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, तो भी बोल देना मुझे. ओके, ऑल राइट. ठीक है. कॉर्पोरेट लॉज आई थिंक आपने सीएमए इंटर में पढ़ा ही रहेगा, राइट? दिस कंपनीज एक्ट तो पढ़ा रहेगा आपने, तो मैं वहां से शुरू नहीं करूंगा. आई विल स्टार्ट विथ दिस वन, सेबी रेगुलेशंस. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. आप आईपीओ का सब पढ़ोगे एंड ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो सब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने लास्ट कभी पढ़ा नहीं है, बट अब आज कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे. ओके, ऑल राइट. ओके, तो बिफोर वी बिगिन पीपल, एक आपको स्टोरी बोलता हूँ. ओके, पॉलो ऑल्टो करके सिटी सुना है आपने? पॉलो ऑल्टो किसने सुना है? ओके, नो प्रॉब्लम. यूएस में कैलिफोर्निया स्टेट में देयर इज अ सिटी कॉल्ड पॉलो ऑल्टो. ओके, पॉलो ऑल्टो सिटी में टू कॉलेज बॉयज थे. ठीक है, उनका कॉलेज खत्म हो गया था, सो दे वर जस्ट हैंगिंग आउट. उनको दे वर फूडीज, उनको रेस्टोरेंट में आके खाने का बहुत मन था. तो रोज एक एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे, बोर हो जाते थे, गाली देते थे, एंड देन दूसरे रेस्टोरेंट, ऐसा कर करके रोज एक एक रेस्टोरेंट चेंज करते थे. सडनली दे कम अक्रॉस वन रेस्टोरेंट जहाँ पे उनको खाना बहुत पसंद आ गया, जबरदस्त ज़्यादा पसंद आ गया. एंड देन दे रियलाइज कि वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा है खाने का. सो कॉलेज स्टूडेंट से हमेशा बिजनेस माइंड तो रहता ही है सबका. तो वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट ओनर को पूछते हैं, स्मॉल टॉक करते हैं. ओके, कि तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है, मतलब डिमांड जो है वो कैसा हो रहा है, व्हाट आर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. बिजनेस है, बिजनेस इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग. ओके, तो वो जाते हैं रेस्टोरेंट ओनर के पास कि तुम क्या प्रॉब्लम फेस करो ये हमें बता दो. ओके, एंड देन रेस्टोरेंट ओनर क्या बोलती है कि डिमांड बहुत है खाने का, बट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फूड डिलीवरी घर घर में. डिलीवर हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिलीवरी बॉयज कम है, या डिलीवरी तभी तो बिजनेस था ही नहीं जोमेटो स्विगी जैसे. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात है 2014 की. ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी, वी विल हेल्प यू टू डिलीवर द फूड टू होम्स. ओके, तो ऐसा कर करके वो खाना घर में डिलीवर करते हैं. एक दिन डे वन में उन्होंने 10 घर में खाना डिलीवर किया. ओके, एंड वो बोलते कि डिलीवरी फी जो है वो मुझे दे दो, बाकी ऑर्डर का जो है वो तुम पैसा रख लो. ओके, डे टू को वो करते हैं 15 घर में. ये ऐसा कर करके डे 10 तक उनका अच्छा खासा बिजनेस चलता रहता है, स्मॉल बिजनेस. ओके, ग्रेजुअली क्या होता है, डे 11 पे दे सडनली गेट ऑर्डर्स ऑफ 100 घर के. सडनली 100 घर के कैसे ऑर्डर आएंगे, बिकॉज दैट वॉज न्यू ईयर. न्यू ईयर के दिन उस रेस्टोरेंट से 100 ऑर्डर्स आए थे, जो कि वो दो ही डिलीवरी बॉय थे. ठीक है, और मैक्स टू मैक्स वो बस 15 घर में खाना डिलीवर कर पाए. इससे उनको बहुत गुस्सा है, क्योंकि बिकॉज 75 घर में उन्होंने खाना डिलीवर नहीं किया, उनका प्रॉफिट था ना वो. तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या बोला, अभी वी विल इनकॉर्पोरेट वन कंपनी. ओके, प्राइवेट कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. ओके, तो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं. घर से लोन, रिलेटिव्स, सेविंग्स से वो लोग लोन लेके एक, फॉर एग्जांपल एक $100 का वो लोग पैसा उठाते हैं. ठीक है, वो 100 का क्या करते हैं वो लोग, डिलीवरी व्हीकल्स खरीदते हैं. ओके, दे बाय 2 डिलीवरी व्हीकल्स. बस ऐसा आइडिया दे रहा हूँ मैं, आई थिंक दिस इज $1,000. ओके, तो 2 डिलीवरी व्हीकल्स वो लेते हैं. तो ग्रेजुअली दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस. सडनली क्या होता है, उनको पता चलता है कि पोलो ऑल्टो में एक रेस्टोरेंट से अगर इतना पैसा आ रहा है, तो पोलो ऑल्टो में कितने सारे रेस्टोरेंट्स होंगे. इट इज लाइक पीसीएमसी में अगर एक रेस्टोरेंट से इतना पैसा आ रहा है, तो 200-300 रेस्टोरेंट को अगर वो बिजनेस प्रोवाइड करेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे. तो उनको लगता है कि भाई और डिलीवरी गाड़ी हमें खरीदनी पड़ेगी. तो और 10-15 डिलीवरी गाड़ी खरीदते हैं, थ्रू लोन्स, रिलेटिव्स, वापस वापस करते हैं.
एंड देन जस्ट बिकॉज प्राइवेट कंपनी है तो दे इक्विटी प्राइवेट फर्म्स निखिल कामत जैसे बड़े बड़े लोग उनसे वो पैसा उठाते हैं ओके तो उससे वो लोग 50 to 100 गाड़ी खरीदते हैं देन वापस उनका रेवेन्यू ग्रोज बाय 10 टाइम्स देन दे रियलाइज पोलो ऑल्टो में इतने रेस्टोरेंट्स में अगर इतना पैसा बन सकता है तो पूरे कैलिफोर्निया में कितने रेस्टोरेंट्स होंगे राइट अभी उनको चाहिए 10 लाख डॉलर्स किसके लिए उनको खरीदना है और 10,000 व्हीकल्स डू यू थिंक 10 lakhs डॉलर्स कोई प्राइवेट फर्म या कुछ दे पाएगा क्योंकि इट्स अ बिग अमाउंट राइट सो व्हाट दे डू इज दे गो फॉर आईपीओ ओके आईपीओ में जाने का फायदा यह है तुमको पैसा बहुत मिलेगा एंड अनलाइक लोन्स तुमको री इंटरेस्ट रिपे नहीं करना पड़ेगा तुमको बस इक्विटी एक पार्ट ऑफ ओनरशिप जाएगा पब्लिक के पास ओके सो ग्रेजुअली दे गो फॉर आईपीओ एंड देन 10,000 व्हीकल्स खरीदते हैं बिजनेस ग्रो होता है फ्रॉम कैलिफोर्निया दे कैटर टू द नीड्स ऑफ द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स ओके $1 बिलियन कंपनी बन जाती है एंड दैट कंपनी का जो बिजनेस मॉडल जो है वो जोमेटो ने कॉपी कर दी एंड 2021 में जोमेटो का आईपीओ हो गया ओके सो दिस इज व्हाट जोमेटो डिड फॉर आईपीओ द क्वेश्चन इज पीपल कंपनी पैसा उठाती क्यों है कंपनी पैसा उठाती क्यों है पब्लिक से वो जो मैंने बोला स्टोरी रनिंग द बिजनेस ओके एक्सपेंशन करेक्ट और कैपिटल का मार्केटिंग यूज करेंगे टेक डेवलप करेंगे ऑपरेशनल जो भी है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो सब सेटिस्फाई करेंगे ओके so most businesses have three options people number one is they either use their own savings or profit called internal accrual जो मैंने बोला था आपको loans या फिर savings से वो पैसा उठाते हैं second thing is they borrow loan from banks okay बैंक से जब लोन लोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट का बार बार और कचकच होता रहेगा उनके बिजनेस में नेक्स्ट इज रेजिंग मनी फ्रॉम पीपल विलिंग टू इन्वेस्ट इन दी कंपनी okay that is called IPO. Now, option 3 is where the IPO comes into play. A company decides to raise money by selling shares to the public for the first time, inviting them to become part owners. Okay, this is the importance of IPO. Okay, क्या है? No repayment pressure. They can raise huge sums जो बैंक या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स लाइक निखिल कामत जैसे बड़े बड़े लोग भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे वो पब्लिक के पैसा आने से उनको फायदा होगा तीसरा इज if they get listed on a highly controlled environment like stock exchange जहाँ पे बहुत सारे restrictions monetary policy and all penalties and all एकदम strict है compliance तो वहाँ पे if you get listed वो एक type of credibility बन जाएगा कि भाई company got listed then that means company is real business सच में है कुछ तो okay so going public increases transparency and trust which attracts even more investors okay now, here is the catch. IPO is not simple as saying, "Hey, give us your money." SEBI, the market regulator, has strict rules who can raise money and how they do it. ऐसा बोल नहीं सकते just because I'm listed on SEBI ऐसा उठा सकते हो SEBI के बहुत सारे compliance होते हैं rules होते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे जाके okay so before a company can even dream of raising money they must prove to SEBI that they are trustworthy and prepared to handle public investment okay अब ये कैसा होगा यहाँ पे आता है सेबी के सारे कंप्लायंस जो हम लोग पढ़ेंगे ओके वो बिफोर मूव इन आपको मैं बोलता हूँ कि मार्केट में 3 प्लेयर्स होते हैं एक तो इशूअर फॉर एग्जांपल यहाँ केस में मैं ले रहा हूँ जोमेटो का एग्जांपल ओके जोमेटो इज द इशूअर एंड और दो कौन है NSDL एंड CDSL so they are like digital lockers okay for example and third is National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange okay अभी पढ़ेंगे इनका क्या इंपॉर्टेंस है ओके सपोजिंग इमेजिन यू बाय जोमेटो शेयर्स ड्यूरिंग इट्स IPO ओके which means you are buying a small part of the company to become a part owner now here's the thing Zomato doesn't want to give you a physical paper that proves you own a part of Zomato instead they want everything to be done electronically सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली करना है ओके टू मेक थिंग्स फास्टर एंड सेफर अभी ये कैसे करेंगे ये हम देखेंगे ओके तो प्लेयर्स कौन इन्वॉल्व है दोस्तों प्लेयर्स इन्वॉल्व इज नंबर 1 इज Zomato
Okay, Zomato wants to raise money by selling shares in its company to the public. These shares are pieces of the company that you buy to become a part owner. ये तो सबको पता होगा. यहाँ पे आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चीज. NSDL and CDSL, they act as digital lockers. Okay, physical shares तो मैं दूंगा नहीं. What I will do is, if I am Zomato, I will credit your shares into a Demat account. So Demat account is like digital lockers of ये company. Okay, so it's like digital lockers or safe storage for your shares. Instead of giving you a physical piece of paper, Zomato shares all the shares digitally in these lockers. Okay, NSDL, CDSL, NSE, BSE ये दोनों अलग है. Okay. So when you buy Zomato share, they don't get handed to you physically. They go straight into your digital locker, which is your Demat account. So you don't have to worry about losing a paper certificate. Okay. तो locker का काम जो है वो NSDL and CDSL करेगा. Next is stock exchanges. ये लोग होते हैं market दोस्तों. If you want to buy or sell shares, you don't just hand them over in person. Okay. Person and इसके बीच में stock market होता है. Instead, you use a market like a digital mall where buyers and sellers meet. This is what NSE and BSE does. They are like shopping malls where you can trade the shares. They provide the space for you to buy and sell, but they don't keep the shares. NSDL and CDSL keep their shares. Okay? ये हो गया इनका explanation. और simply आपको बताऊंगा ना, ये होगा. Zomato creates shares and stores them in NSDL and CDSL locker. Second is when you buy Zomato shares, they don't hand you paper, Demat account में जाएगा. Next is NSE and BSE is where you trade. ये हो गया market. Okay. ये आपको और सपोजिंग समझ में नहीं आया तो आप और सिंपलीफाई एग्जांपल किया मैंने वहां से समझ सकते हो. So Zomato is like the concert organizer who is selling tickets. NSE BSE is a ticket platform like Book My Show or Paytm where you go online to buy the tickets. NSDL and CDSL are like digital wallet or app where the tickets are stored once you have bought them. Clear है? कोई किसी को कोई डाउट यहाँ तक? Perfect. Okay. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी एलिजिबिलिटी ऑफ इशूअर. ओके, भी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जोमैटो सपोजिंग दे आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, छोटी कंपनी. ओके, सो पहला चीज वो क्या करेगा बेटा जी मालूम है क्या? ये लोग पहले सोचेंगे आईपीओ के बारे में. ओके, दे विल थिंक ऑफ आईपीओ फर्स्ट. ठीक है, थिंकिंग ऑफ आईपीओ ये सब मैच होने के बाद दे विल सी इफ दे आर एलिजिबल फॉर आईपीओ. ओके, तो तीन हो गए. जोमैटो थिंकिंग ऑफ आईपीओ फर्स्ट सर्कल होगा. उसके बाद सब मैच होने के बाद दे विल गो फॉर इफ दे आर एलिजिबल फॉर आईपीओ. ये सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस होगा. ओके, ये बस खुद के लिए फॉर सेल्फ. ओके, आपके पास नोट्स है ना, यू कैन ड्रॉ दिस तब तक. Am I going too fast? पक्का? ओके, आपको वो कंसेप्ट के राइट साइड में लिखना है. ओके, सो दैट आपको रिवीजन इजी हो जाएगा. मैं एक बार देख सकता हूँ आपका नोट्स ये हॉरिजॉन्टल वाला कैसा बना है? ओके, सिर्फ फॉन्ट साइज में इशू है ना? ओके, करेक्ट. तो आपको यहाँ पे करोगे. ओके, दिस साइड. मैं यहाँ आने से पहले अपने फादर को सब सिखा रहा था पहले. तो समझ में आ रहा है या नहीं? इनकेस कुछ डाउट है तो मैं आई वॉज एबल टू सॉल्व इट. स्ट्रिक्ट कंडीशंस, सॉरी. कर लिया ड्रॉ? ओके,
नाउ व्हेन कैन अ कंपनी थिंक, हम लोग क्या करेंगे बेटा जी मालूम है क्या? वी विल इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं हम लोग, तो यहाँ तक पढ़ेंगे बस, ओके? 2 पेजेस और ये थोड़ा-सा इंटरमीडिएरीज़ हाँ, यहाँ तक भी पढ़ लेंगे बस, ये छोटा-मोटा है, हो जाएगा। बोर हो रहा है किसी को? सच में? ओके, ओके। So when can a company think of IPO? First is it should not be debarred by SEBI. Okay? मैंने लोन लिया है एंड देन मैंने लोन में डिफॉल्ट कर दिया है एंड देन सेबी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, प्रोमोटर में कंपनी में चला रहा हूँ या फिर सब्सिडरी कंपनी या फिर और एसोसिएट कंपनीज जो है कोई भी रिलेटेड टू मी, उनको अगर सेबी ने ब्लॉक किया है, सो आई कैन नॉट थिंक ऑफ इवन आईपीओ. ओके, the issuer, its promoters, directors, shareholders should not be debarred by SEBI or have involved with companies barred by SEBI from accessing the capital market. Okay. Example is before its IPO, Zomato, SEBI ensured that neither Zomato nor its key promoters had any restrictions or legal issues preventing them from raising money from the public. Clean records important hai. Okay. Clean records are essential for gaining investor trust. Okay. Next is stock exchange approval. The issuer must apply to at least one stock exchange for in principle approval. इन प्रिंसिपल अप्रूवल मीन्स दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएसई, जहां पे सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम में ट्रेड्स होते हैं. ओके, उनमें से आई कैन जस्ट डू एन अग्रीमेंट विद एनएससी या फिर बीएसई. ओके, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल एनएससी बीएसई क्यों, मतलब एक एक्सचेंज को मैं आई विल कीप हिम एज अ डेसिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, सो वी बोथ विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, बट शेयर जो है वो दोनों में ट्रेड होंगे. ओके, बीएसई फॉर एग्जांपल मैं डिविडेंड पे इशू कर रहा हूँ तो एनएससी बीएसई में दोनों में आएगा. मुझे कुछ कंप्लाई करना है तो मुझे बस एनएससी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. सो वो एनएससी है या बीएसई है, दैट आई हैव टू चूज किसके साथ मैं डील करूंगा. दैट इज कॉल्ड एज डेसिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज. For an IPO, the listing should be on a recognized stock exchange with nationwide trading terminals, that is BSE and NSE. So Zomato applied to list its shares on Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange, which have nationwide trading terminals. NSE was chosen as the designated stock exchange Zomato के केस में. ओके, तो दो चीज है, नंबर वन इज नॉट डिबार्ड बाय सेबी, नंबर टू इज एक स्टॉक एक्सचेंज को डेसिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज हमें अपॉइंट करना है. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी क्यों? बिकॉज फिजिकल शेयर तो मैं दूंगा नहीं, डीमैट शेयर दूंगा, तो डीमैट एंड जो इन्वेस्टर है उन दोनों के बीच में कौन आएगा, दैट इज डिपॉजिटरी. ओके, द इश्यूअर मस्ट हैव एन एग्रीमेंट विद अ डिपॉजिटरी फॉर डीमैट ऑफ शेयर्स, that is converting physical shares into electronic form. Clear है ना screen? Zomato entered into agreements with NSDL and CDSL to ensure that all shares issued through its IPO were in demat form, making trading seamless for investors. Seamless means बहुत easy कर दिया NSDL and CDSL की वजह से. Number 4 is जो भी शेयर्स अब तक जोमेटो के पास है, इट शुड नॉट बी पार्टली पेड अप शेयर. सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का शेयर्स है एंड 10,000 शेयर्स है, ऐसा एक भी शेयर नहीं होना चाहिए जहां पे 80 रुपीज पे किया है, बस 20 रुपीज आने बाकी है. ओके, या फिर 20 रुपीज, या तो वो शेयर को तुम फॉरफिट करो या तो वो इन्वेस्टर से पैसा उठा लो. ओके, तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए. इट शुड बी फुल्ली पेड अप और फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द पब्लिक इशू. Zomato ensured that all its equity shares were fully paid up before filing its draft. ये जो है ना बेटा जी, ये हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑफर डॉक्यूमेंट. ऑफर डॉक्यूमेंट मींस जब भी जोमेटो अप्लाई करता है फॉर आईपीओ, वो एक डॉक्यूमेंट देता है सेबी को जहां पे वो सारा डिटेल्स ऑफ द आईपीओ देता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर डॉक्यूमेंट. So this avoided any complications for investor purchasing shares. Okay, no partly paid up, it should be fully paid up. चार कंडीशन है, कौन से कंडीशन? डिबार्ड, नेक्स्ट इज ओके, थर्ड इज डिपॉजिटरी, फोर्थ इज यस, परफेक्ट. लास्ट इज अगर मैं जोमेटो हूं, मुझे अगर 1 लाख रुपीस रेस करने पब्लिक से, आई शुड एंश्योर दैट 75,000 रुपीज जो है ना वो मुझे बड़े लोगों से ऑलरेडी बैकिंग है, बड़े लोगों के साथ बैकिंग होना चाहिए.
आई शुड नॉट बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द आईपीओ, ये चीज बोल रहा है. ओके, 75,000 रुपीज तो होना चाहिए बैकिंग के लिए. थोड़ा इनकेस आईपीओ कैंसिल होता है देन मेरे पास बैकअप है. ओके, the company must make firm arrangements for at least 75% of the project finance excluding the IPO proceeds. Excluding IPO proceeds means 1 lakh wala is IPO proceeds. This ensures the company is not solely reliant on the IPO for funding. Okay, next is promoters के जो भी shares है that should be held in demat form. Demat form वाला concept पढ़ा रहेगा ना आपने? Do you know demat form? और last 30-40 years back shares were held in physical form. Okay, तो वो कभी कभी गुम हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, फिर कंपनी के साथ बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस था, तो उसको हटा के इट बिकेम डीमैट फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ट्रेडिंग कोई करता है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? ओके, शॉर्ट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इज पीपल लिमिट ऑन जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस. ओके, मैं अगर 1 लाख रुपीज रेज कर रहा हूं पब्लिक से, I should not use more than 25%, that is 25,000 रुपीज से ज्यादा मैं पैसा कहाँ खर्च नहीं कर सकता हूँ? जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, या फिर ऐसा एक्सपेंशन में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में मैं कर नहीं सकता हूँ. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आता है बेटा जी? डे टू डे ऑपरेशंस, जनरल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ओके, आई शुड नॉट एक्सपेंड मोर देन 25,000 रुपीज इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड जनरल. बाकी सारे तुम एक्सपेंड कर सकते हो. 75,000 रुपीज जो मिला है तुमको, यू कैन यूज इट फॉर एक्सपेंशन, टेक डेवलपमेंट, वो सब कर सकते हो. But 25,000 rupees is the limit on general corporate purpose. Okay, it is because इतना पैसा रेस कर रहे हो और तुम छोटे सी चीज पर इतना पैसा डाल रहे हो, देन तुम वो पैसा को ठीक से यूज नहीं कर रहे हो, राइट? जनरल कॉर्पोरेट पर्पज ऑलरेडी यू आर यूजिंग सिंस अ लॉट ऑफ इयर्स. इमीडिएटली जो पैसा आ रहा है तुम वहां पे खर्च नहीं कर सकते हो. यू शुड यूज इट फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस, लोन रीपे करना होगा लोन रीपे करना चाहिए, टेक डेवलपमेंट करना होगा टेक डेवलप करना चाहिए. ऐसे चीजों में तुमको यूटिलाइज करना पड़ेगा. ओके, the amount allocated for general corporate purpose cannot exceed 25% of funds raised through the IPO. Okay, for example, Zomato raised 9,375 crores through its IPO. A portion was allocated for expansion and tech upgradation, while only a controlled amount, that is within 25% limit, was set aside for general corporate purpose like administrative cost. अब ये जो मैंने हाईलाइट किया ना वहां पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये मॉड्यूल में नहीं था, ये तुम्हारे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनकेस रिविजन के टाइम तुमको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या है पता नहीं, तो तुम ये रीड कर सकते हो. दिस इज ओनली फॉर रीडिंग. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट इज नो विलफुल डिफॉल्टर. The issuer cannot make a public issue if the company, its promoters or directors are classified as willful defaulters. Willful defaulter means loan में तुमने अगर ये किया, डिफॉल्ट किया, देन क्लीन फाइनेंशियल रिकॉर्ड वाज क्रिटिकल टू गेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द आईपीओ. ओके, क्या क्या कंडीशन मैंने बोले आपको याद है अभी? ओके, डीबार्ड वैसे भी अप्रूवल, डिपोजिटरी फुल्ली पेड अप होना चाहिए, हाँ करेक्ट. और लिमिट ऑन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. ओके, promoters holding in demat form. Okay, and last is हमने पढ़ा था willful defaulter. Okay, next is IPO issue period. Okay, the public issue must remain open for at least 3 days and not more than 10 days. मतलब जब IPO होगा offer period 3 to 10 days दिया जाएगा for public to purchase the shares. उससे ना कम ना ज़्यादा. Okay, minimum 3 days and not more than 10 days. Okay, Zomato's IPO was open from 14 July to 16 July 2021. 3 दिन 14, 15, 16. Okay, that is total of 3 days adhering to SEBI's timeline rules. The next is minimum subscription of 90%. 90% rule क्या बोलता है ना? 1 lakh
रुपीस में अगर रेस कर रहा हूँ पब्लिक से, अगर मुझे 89,000 रुपीस आ गए, बस उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं आया मुझे, then I should immediately refund all the money to the public within 15 days. Okay? अगर 90,000 आया तो इट्स वैलिड. ओके, 90,000 के ऊपर ऑब्वियसली इट्स वैलिड, बट 90,000 के नीचे आना नहीं चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज 90% वाला क्राइटेरिया. ओके, issue price, the at least 90% of the total issue size must be subscribed. If not, the money is refunded to investors within 15 days. Okay, Zomato के IPO में it was oversubscribed by 38.2 times. 100 तो क्रॉस हो ही गया, it was oversubscribed by 38.25 times, इसलिए इनको ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं था. ओके, ओके, we will draw mind map अभी. मजा आ रहा है? ओके, क्वेश्चन इज व्हेन कैन यू थिंक ऑफ IPO? इसकी कंडीशंस क्या है? नंबर 1 इज नो debarred by SEBI. किसका? हाँ, वो होगा कि इफ यू रीपे ऑल द लोन्स ऑन टाइम एंड देन तुम 3 years यू कंप्लीटली कंप्लाई विद ऑल द रेगुलेशंस, तो मे बी सेबी कैन थिंक ऑफ यू लेटिंग यू टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट. वो एक रूल है. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज नॉट डिबार्ड बाय सेबी फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट्स. Number 2 is stock exchange approval. Choose one as designated stock exchange. Can be either NSE or BSE. Next is agreement with depository. Physical shares to demat. Next is it should be fully paid up shares. Next is excluding IPO 75% of issue proceeds should be
next condition is promoters holding in demat form. Before filing offer document. Offer document is details of issue given to SEBI. Issue means IPO. Next condition is no willful defaulter. Loan repayment promoters directors default intentionally. ये डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज आईपीओ इशू पीरियड. थ्री टू 10 days. नेक्स्ट इज तुम लोग ड्रॉ कर पा रहे हो उसमें? ओके. मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%. अदरवाइज refund within 15 days. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज मैंने रेस किया है पब्लिक से. ओके. उसमें से आई शुड नॉट यूज मोर देन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ 50,000 रुपीज में यूज करता हूँ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉयज और कुछ नहीं करता हूँ मैं, एक्सपेंड ही नहीं करता हूँ जिसके लिए मैंने पैसे उठाए हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज जनरल कॉर्पोरेट पर्पज. बेसिक बेसिक तुम एक्सपेंसेस को यू कैन नॉट ओवर एक्सपेंस. ओके. 25,000 रुपीज 25% का लिमिट दिया है, सो यू शुड नॉट यूज मोर देन 25% इन जनरल कॉर्पोरेट पर्पज डे टू डे ऑपरेशन, बहुत छोटे मोटे चीज़ों में. ओके. यू शुड वो लिमिट होना चाहिए. रिमेनिंग यू ऑलवेज यूज इट फॉर एक्सपेंशन बिजनेस, टेक डेवलप करना टेक डेवलप करो, मार्केटिंग में तुमको डालना है तो मार्केटिंग में पैसा डालो. बस ये जो बेसिक चीज़ों में तुमको यू शुड नॉट डू एक्सपेंसेस. लोग क्या करते हैं, पैसे उठाते हैं डायरेक्टर को बहुत पैसा दे देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, है ना. ड्रॉ कर दिया माइंड में आप लोगों ने? ओके. सो जब आप पढ़ोगे ना एग्जाम में, एग्जाम से पहले जब भी वी विल स्टडी, आपको ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे फर्स्ट रीडिंग, बट एग्जाम के पहले यू डोंट हैव टू अगेन रीड इट एंटायरली. आपको बस
ये माइंड मैप पढ़ के जाना है, क्योंकि आप जब एग्जाम में जाओगे इमीडिएटली आपके माइंड में स्ट्राइक होगा कि अरे हाँ हमने ये माइंड मैप बनाया है, एरोज बनाए हैं रेड एंड ब्लू, क्योंकि इमीडिएटली आपको याद रहेगा। तो आपको सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स आपको परफेक्टली याद हो जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट इज कल करते हैं। ओके, कूल, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच पीपल, या